अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको ख़बर करने के लिए आए हैं वो दो ख़बरें हैं, तीन बल्कि। एक तो दिलचस्प खबर यह है कि बिल आखिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद पर फट पड़े, ठीक है। और उन्होंने अपने, जिसे कहते हैं, एक लिहाज से मेंटोर जनरल फैज़ हमीद को भी गालियां देनी शुरू कर दी हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। उन्होंने क्या कुछ जनरल फैज़ हमीद के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन में कहा है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो अब निगरान हुकूमत को बाइख्तियार किया गया है, इसमें क्या कहानी है पसे पर्दा, ये तरमीम के लिए किसने ये डोल डाला, ये कहाँ से तरमीम आई, और इसके अलावा इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार है, ये भी आपको बताएंगे। जबकि तीसरी जो कहानी है वो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरिंदे जज, सिविल जज आसिम हफीज़ की, और उसको अब किस तरह से बचाया जा रहा है अदलिया की जानिब से ही, ठीक है। इस दरिंदे जज ने और इसकी बीवी ने एक 14 साला एक गरीब बच्ची को जानवरों की तरह, दरिंदों की तरह नोचा, तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसकी बाजुओं की हड्डियां तोड़ी। तो उसका ये तकल्लुफ़ नहीं किया कि उसकी बाजुओं की हड्डियों का आप जो तोड़ी हैं उनका इलाज ही करवा देते, उनका प्लस्तर लगवा देते। उस हालत में भी उसको रखा। अब उसकी हड्डियां दोबारा कई माह हो गए टूटे हुए, वो जोड़ना मुश्किल हो रहा है। उसके सर में इतने ज़ख्म किए और उस ज़ख्मों की भी सफाई मुनासिब ना समझी, कहीं से टांके ना लगवाए, उनमें कीड़े पड़ गए। ये इतना बड़ा दरिंदा और इसकी बीवी इतनी बड़ी दरिंदा है, ठीक है। अब उन मौसूफ को पहले तो ये हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस भी इसमें क्रिमिनल किरदार अदा कर रही है कि सरगोदा पुलिस ने इनके साथ मेडिको लीगल रिपोर्ट शेयर की, जिसमें वाज़े तौर पर था कि बच्ची की गर्दन दबाई जाती रही, बच्ची को बाजू तोड़े गए, बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, सर पे ज़ख्म, जिस्म पे ज़ख्म। और इस किस्म के टॉर्चर पर जो दफ़ात लगती हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने FIR काटते हुए वो दफ़ात लगाई ही नहीं है। यानी कि पहली सहूलतकारी तो यहां पर होगी। जब एक FIR ही वीक रजिस्टर्ड होगी तो आप बताइए वो FIR कोर्ट में स्टैंड कैसे करेगी। उस FIR को उड़ाना भी फिर उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सारे काली कोटों वाले, चाहे वो जज हो या वकला हो, क्या वो इस क्रिमिनल, इस दरिंदे जज आसिम हफीज़ के पीछे खड़े होंगे? बात ये हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले जजेस और वकला की हालत होगी। और आज आप देखिए कि वो उसके बावजूद ना शामिल तफ्तीश हो रहा, ना पेश हो रहा है, उल्टा मफरूर हो गया। एक जज जिसका काम है कानून का एहतराम करना, वो मफरूर हुआ है। भाई तुमने को कत्ल तो नहीं किया, पेश तो, अगर तुमने जुर्म नहीं किया, पेश तो हो। और आप हालत देखिए कि अब एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर साहब हैं, उन जज साहब ने अबूरी ज़मानत भी दे दी है, प्रोटेक्टिव बेल, प्री अरेस्ट बेल, इस जज की बीवी को, जो भी इक्वली मुल्ज़मा है इसमें, सुमैया आसिम साहिबा को। और ये कहा जी कि पुलिस शामिल तफ्तीश होने में रुकावटें डाल रही थी, तो इस ग्राउंड पर इनको दिए। कहाँ से पुलिस है? पुलिस तो क्योंकि FIR दर्ज होगी, ठीक है, और इतनी होम्योपैथिक FIR दर्ज हुई है, उसमें भी शामिल तफ्तीश नहीं हो सकती। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ अर्सा पहले तय किया था कि आप हर बात पे एक्यूज को प्री अरेस्ट बेल मत दें जब तक कि उसके खिलाफ कोई सॉलिड नजर ना आ रहा हो कि मुकदमे में कोई दो नंबरी है। यहां पर तो फैक्ट्स सरफेस में, पूरा मीडिया चीख रहा है, हर कोई चीख रहा है कि यार इस बच्ची के साथ किया क्या इस जज ने और उसकी बीवी ने। आप उसको उठा के प्री अरेस्ट बेल दे रहे हैं। उसका ससुर है, वो जो जज का बाप है, वो लोगों को कॉलें कर कर कह रहा है हम कर लेंगे सेटल, इतना इशू ही नहीं है। ये जरा बता रहे हैं, क्योंकि वजह क्या है, वो सारी बात है, गरीब लोग हैं। वो कह रहा होगा मैं इनके मुंह में पैसे डाल के इनको खरीद लूंगा। हमारे यहाँ पर अशराफिया को यही तो एक बहुत बड़ा सेल्फ
वो जिसे कहते हैं ना, वो सेंस ऑफ वो एंटाइटलमेंट है कि हम जो मर्जी करें, वी कैन गेट अवे विद इट। इस मुल्क में हम पैसे फेंकेंगे, जज भी खरीद लेंगे, पैसे फेंकेंगे, मर्जी का वकील कर लेंगे, पैसे फेंकेंगे, जिसके साथ हमने ज्यादती की होगी उसको भी चुप करवा देंगे। अब वो गरीब फैमिली, ज़ाहिर बात है, वो कहाँ से अपने बच्चे को पढ़ा सकते थे। उन्होंने 10,000 रुपये पे इनके हम मुलाजमा रखवाई थी कि हमारी बच्ची, चलो हमें कुछ इनकम हो जाएगी, बच्ची का भी दाल दलिया चला रहेगा, ठीक है। और ये जानवर बन के उसको नोचते रहे। और अभी तक अदलिया ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया इस जज के खिलाफ। हालांकि इतने बड़े वाक़े के बाद इस जज को तो इमीडिएटली बरतरफ कर देना चाहिए और इसको फौरी तौर पे इसको, इसकी बीवी को जेल में फेंकना चाहिए। यहां पे जमानतें दी जा रही हैं, जज साहब मौजें कर रहे हैं। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये इस फैमिली को खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे, हो सकता है खरीद भी लें। गरीब लोग हैं, उन बेचारों का क्या कसूर। अगर मैं बिलफर्ज एक बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे घर 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती है, अगर कोई मुझे आके 1 करोड़ रुपए ऑफर करे, मैं कहूँगा ठीक है यार, कम से कम जो होना था हो गया। मैं इसे 1 करोड़ रुपए में कोई छोटी सी अपना घर लेके कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपना बाइज्जत गुजर बसर करने की कोशिश करूँ। तो इस तरह बेचारे वो झुक जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बिक जाते हैं 1 करोड़ के आगे, लेकिन वो मजबूर होते हैं। ये इसी तरह का जाकर कर लेगा कुछ ना कुछ सेटलमेंट उनके साथ। लेकिन इसमें पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तानी अदलिया को मुद्दई बनना चाहिए और इस जज को और इसकी फैमिली को, इसकी बीवी को प्रोसिक्यूट करना चाहिए और उनको सख्त तरीन सजा देनी चाहिए, ताकि कोई जज दोबारा न सोचे कि उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी इंसान के साथ जानवरों का सलूक कर सकता है। मैं किसी जानवर के साथ इस सलूक की इजाज़त मत दूँ। बहरहाल इससे आगे अब आते हैं जो दूसरी 2 खबरें हैं। एक तो यह है कि अब आपको पता है कि पार्लियामान से बिल तो पास हो गया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट, जिसमें सेक्शन 230 में अमेंडमेंट कर दी गई है, जिसके साथ अब जो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत होगा उसको आलमी मालियाती इदारों से बातचीत और मुआहदों की भी वो होगी इजाज़त, जो कि पहले नहीं थी, क्योंकि ये इख्तियार हमेशा कहा गया कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो करें, कोई और मत करे, कोई अनइलेक्टेड ये काम मत करे। लेकिन अब दे दिया गया उनको। वजह ये बताई जा रही है जी, फ़ौज की तरफ से ये वजह करी है वो हमने, क्योंकि ये वो सऊदी अरब, यूएई और चाइना से इन्वेस्टमेंट लानी है ज़रूरी शोबे में, तो उसके लिए हुकूमत नहीं होगी तो वो सब कुछ डिले हो जाएगा। तो कौन सी आग लग गई अगर 3 महीने आगे चले जाएंगे। ये इतना बड़ा फैसला है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कि पाकिस्तान की ज़मीनें हमने, पाकिस्तान का ज़राअत जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, वो हम इन गैर मुल्की ममालिक के हवाले करने जा रहे हैं। ठीक है, जो एक वाहिद हमारा पेट कहीं से पल रहा था वो भी हम इनको देने जा रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर ना होता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते, उन तमाम मुआहदों को गौर से देखते, उनको वेट करते, मुज़ाकरात करते, पाकिस्तान की फेवर में बेहतर से बेहतरीन चीज़ हासिल करने की कोशिश करते। अब वो गैर मुंतखब लोग क्या वो मुआहदे कर रहे होंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स ला रहे होंगे। दूसरी तरफ कहानी ये है कि इसमें ज़रा कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा किरदार है। वो ज़रा ये कहते हैं कि जब 2 किस्म की स्टोरीज बताई जाती हैं, एक ये है कि ये इसहाक डार साहब का नाम ही इसीलिए आगे आया था क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ को ये क्लैरिटी हो गई कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं होने जा रहे आईनी लिमिट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी टेक्नोक्रेट के वाले हुकूमत हम फिर नहीं करेंगे, वो तो कुछ से कुछ खेल जाएगा, तो हम फिर प्राइम मिनिस्टर अपना लाएंगे जो हमारा कॉन्फिडेंट होगा, जो हमारे साथ ताउन करेगा और ये जो फिर मुआहदे कह रहे हैं वो मुआहदे भी देख लेगा, ताकि अगली हुकूमत अगर हमारी आएगी तो वो उन मुआहदों को कंटिन्यू भी कर लेगी, क्योंकि हमारे बंदे ने मुआहदे किए होंगे। तो उसके लिए उन्होंने फिर इसहाक डार साहब का नाम मार्केट में फ्लोट किया। दूसरी कहानी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाएं,
और उनको ये शक था कि अगर कोई अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट ये लेके आ गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो वो तो इंतखाब में जो मर्जी खेल खेलना चाहे खेल लेंगे, तो हम अपना बंदा लाएं जो 90 दिन से आगे इंतखाब जानी ना दे। तो उसके लिए अब वो इसहाक डार साहब को ला रहे हैं। लेकिन इस सब में बात जो सोचने की है वो ये है कि जिस किस्म की अमेंडमेंट्स आप कर रहे हैं, आज जो उसमें मिलिट्री एक्ट में आपने, आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट कर दी हैं, जो ये 2 आप साइबर स्पेस के लिए बिल लेके आ गए हैं, जिसमें अब यूट्यूब, ट्विटर, उन सब के खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करेंगे, और उसकी आपने वजह ये दी है क्योंकि पीका और दीगर कवानीन अदालती फैसलों के बाद उतना बेहतर काम नहीं कर रहे थे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में, तो हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए एक नया कानून लेके आ गए। ये आपकी बुनियादी तरजीह है उस कानून को लाने की। ठीक है, आप सोचिए कल आप हुकूमत से जाएंगे और अगर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का माइंड बदल गया, तो अभी तो आपको लग रहा है कि शायद इन जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इनके रिसीविंग एंड पे इमरान खान साहब होंगे, फिर आप भी होंगे और आप उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकेंगे। इमरान खान साहब जो पीका एक्ट में अमेंडमेंट कर करके जो करते रहे ना मुल्क में, आज उस सबको खुद फेस कर रहे हैं। वो लोगों की तहरीर व तकरीर पर पाबंदी लगाते रहे टीवी पे नशर करने की ना, आज खुद उनका ना नाम चलता है, ना तस्वीर चलती है, ना खबर चलती है टीवी पे। तो चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो आपने भी कल फिर यही भुगतना है। कुछ ख्याल कीजिए। नुसरत साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा है, नुसरत जावेद साहब ने, कि कुछ गिरें फिर बाद में दांतों से भी नहीं खुलती। आप जमहूरियत, आइन और सिविलियन सुप्रीमेसी तीनों को जख्म लगा रहे हैं ये करके। और आप ये सोचिए कि इसके बाद आने वाले दिनों में किसी के हाथ में क्या आएगा, कितना कुछ इसमें से आप रिवर्स कर पाएंगे। तो अब इसमें आप जहां से अंदाजा लगाइए कि जो ये 230 में अमेंडमेंट लाई गई, ये रजा रब्बानी साहब ने कहा कि भाई इस अमेंडमेंट पे तो आज तक हमसे कंसल्टेशन ही नहीं हुई, ये कहाँ से आ गई। हालांकि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि नहीं सबसे इसमें कंसल्टेशन होगी और ये बिल्कुल अमेंडमेंट को सब ने अप्रूव किया हुआ, तो वोट करवाएं स्पीकर साहब। रजा रब्बानी साहब ने कहा भाई इस पर तो कभी कंसल्टेशन हुई नहीं, ये अमेंडमेंट आप कहाँ से लेके आ गए हैं। इवन के जिस कमेटी में इलेक्शन एक्ट की तरमीम डिस्कस हुई थी, उसके कमेटी के अरकान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब ने भी खड़े होकर कहा कि इन अमेंडमेंट्स पर कभी भी आर्टिकल 230 में इंटरिम गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। जो कामरान मुर्तज़ा साहब JUF के सेनेटर हैं, कानूनदान भी हैं, उन्होंने भी खड़े होकर कहा कि भाई वो भी उस कमेटी के रुकन थे जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम को जिसने फाइनलाइज किया। उन्होंने भी कहा कि भाई 230 तो डिस्कस ही नहीं हुई थी, ये कहाँ से आ गई लास्ट मिनट में। तो ये बताएं ना कहाँ से 230 की वही नाजिल हुई। फिर आज भी जिस अंदाज में कवानीन पास हुए हैं उस पर रजा रब्बानी साहब ने वॉकआउट किया सेनेट से और कहा कि जिस अंदाज में कानून साजी हो रही है पिछले 2 दिनों से, ये स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान का। फिर आप आगे आ जाइए। अब जो तीसरी खबर है वो उससे दिलचस्प है। आपको पता है इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद का जो आपस में ताल्लुक़ है, अब तक जनरल फैज़ हमीद के ही कहने पर इमरान खान साहब खेलते रहे। अब इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि यार मैं तो फैज़ हमीद के चक्कर में मारा गया, जो मैंने फैज़ हमीद के ऊपर इन्हिसार करके जो कैलकुलेशन की थी वो तो गलत निकली। तो अब इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक मुलाकात में लोगों को कहा, जो हमारे साफ़ी दोस्त अदिल सरफराज की खबर है, कि जनरल फैज़ हमीद ने मुझे पीठ में छुरा घोंपा। मैंने फैज़ हमीद को भाई और दोस्त बनाया था और मैं उन पर बहुत एतमाद करता था, लेकिन मुझे अब पता चला है कि वो विकेट की दोनों साइड पर खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि जनरल फैज़ हमीद तो थे जो इमरान खान साहब को पहले कह रहे थे कि ना मुझे DGI सही से मत जाने दें, फिर इमरान खान साहब को कह रहे थे कि ये तो
जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन जाएगा, आप लॉन्ग मार्च करें। इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, वो भी नाकाम हो गया। जनरल आसिम मुनीर को ये आर्मी चीफ बनने से भी रोकने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि इन्होंने जनरल फैज़ हमीद की मशरों से ये भी बयान दिए कि जनाब इनकी जगह किसी और को लगा दें, या जिसे कहते हैं जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और दे दें। ठीक है, फिर उनके कहने पे असम्बलियाँ भी तहलील की, उनके कहने में 9 मई भी किया कि फ़ौज के अंदर से एक रेबिलियन हो जाएगी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़। और जिस तरह 71 के साने के बाद फ़ौज के अफसरान एक ग्रुप बनाकर उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या के पास गए थे और उन्हें कहा था कि आप इस्तीफ़ा दीजिए और जाइए यहाँ से। और उसका भी बड़ा वाक़या है तारीख़ी कि जनरल याह्या कहते हैं कि अपने घर के लॉन में बैठे चाय पी रहे थे तो उनको बाहर से लॉन में के लाउंज में तो बाहर से याह्या कुत्ता की आवाज़ें आईं। तो उन्होंने अपने ऑफिसर, एक फ़ौजी अफसर पास खड़ा था, उससे पूछा कि ये बाहर लोग क्या मांग रहे हैं। तो उसने जवाब दिया, जो मोस्ट लाइकली उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था, कि ये आपका सर मांग रहे हैं। और फिर फ़ौजी अफसरान गए, उन्होंने याह्या का इस्तीफ़ा दो। यही इमरान खान साहब को आइडिया बेच दिया जनरल फैज़ हमीद ने। इमरान खान साहब ने वो फ़ौज में बगावत की कोशिश करवा ली 9 मई को, वो उल्टी पड़ गई। उधर से जनरल फैज़ हमीद फ़ौज के आगे लेट के उन्होंने कहा कि भाई माफ़ कर दो, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं इमरान खान साहब से। तो अब इमरान खान साहब को आइडिया हो गया, यार तो मुझे मरवा के ऊपर से छोड़ के भाग भी गया। तो अब इमरान खान साहब उनको गालियाँ देते फिर रहे हैं। तो ये अब हालात हो गए हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।